Chalo, good morning everyone. So today we are starting with the new act, that is the Companies Act 2013. Okay. अब सुनना, ये जो एक्ट है ना, इसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 था. कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956. ये एक सेंट्रल एक्ट है, मतलब इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया. ठीक है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड एवरी अदर थिंग. अब सबसे पहले अपन क्या सीख रहे हैं? कंपनी का मीनिंग एंड इट्स फीचर्स. ठीक है, सुनो, पहले ना मैं जितना कंटेंट करवा रहा हूँ ना उतना ध्यान दो, देन आई गिव यू टाइम टू राइट. ठीक है, अब देखो, सबसे पहला कंपनी मतलब क्या. एक बात मैं तुमको एडवांस में ही बता देता हूँ. कंपनी क्या होती है? कंपनी नहीं, वैसा सब नहीं होता. तुम लोग ने 11th-12th में ओसी में पढ़ा नहीं, तूने नहीं पढ़ा है, बट बाकी लोगों ने पढ़ा रहेगा. देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF. ठीक है, फिर अपन ने LLP ऑलरेडी पढ़ा है. ठीक है, अब जब बहुत सारे एक लार्ज स्केल पे बिजनेस करना होता है, बहुत सारे लोगों को मिलजुल के बिजनेस करना होता है, तो लोग क्या फॉर्म करते हैं? कंपनी फॉर्म करते हैं. एक तरह से देखने जाए तो कंपनी फॉर्म करने के कुछ एडवांटेजेस भी और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. सबसे बड़ा एडवांटेज कंपनी बनाने का ये है कि लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है. कैसी हो जाती है? क्योंकि कंपनी एक अलग इंडिविजुअल है. इट इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. आज हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो करेंगे ना, वो तुम लोग ने LLP में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. जैसे बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं. इज दिस क्लियर? सो ये मुझे छोटा सा तुम लोग को इंट्रोडक्शन देना था. अब कंपनी का सबसे पहले अपन देख रहे हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी. तो कंपनी का डेफिनेशन दिया है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में. क्या कहाँ पर दिया है? सेक्शन 2 क्लॉज 20 बोलता है कंपनी मीन्स अ कंपनी. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? 2013. और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. मतलब क्या होता है? 1956 भी हो सकता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितना मस्त डेफिनेशन दिया है ना. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. इतना सा ही डेफिनेशन है कंपनी का. ठीक है, ये तुम लोग को याद रखना है. कुछ अगर क्वेश्चंस आते तो उसमें डेफिनेशन एज इट इज लिखना है. यस, इतना ही लिखना है. अब देखो, इंपॉर्टेंट है फीचर्स ऑफ कंपनी. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? फीचर्स ऑफ कंपनी. फीचर्स ऑफ कंपनी में सबसे पहला फीचर बोलता है सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या? कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग. समझ में आया? कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग. अब देखो, इट इज लीगली सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स. अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. मतलब जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी असेट लायबिलिटी, वो कंपनी के है और लोगों के असेट्स एंड लायबिलिटीज अलग अलग होते हैं. इट इज नॉट लाइक पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी कैसी होती है? जॉइंट एंड सेवरल होती है. वेरएज कंपनी में कैसी होती है? लिमिटेड होती है, क्योंकि मेंबर को कंपनी के प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. अच्छा, कंपनी के पास सेम राइट्स एंड पावर्स होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग के पास होते हैं. मतलब क्या? कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है, कंपनी के ऊपर भी कोई केस हो सकता है, बट क्या कंपनी की शादी हो सकती है? नहीं हो सकती. ठीक है, उसका डिवोर्स हो सकता है? नहीं हो सकता. वो जेल जाएगा? नहीं. इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स. मतलब क्या? कंपनी का डायरेक्टर मर गया तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? ये पार्टनरशिप फर्म थोड़ी कि पार्टनर्स मर गए या इंसॉल्वेंट हो गए तो पार्टनरशिप फर्म मर जाएगी. यहाँ पर कैसा होता है? वो चलता ही रहता है. इसको परपेचुअल सक्सेशन भी बोलते हैं. ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मतलब अब आगे हम देखेंगे व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, अ कंपनी कैन ओन अ प्रॉपर्टी. उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है, खुद का बैंक अकाउंट हो सकता है, वो लोन रेज कर सकता है, उसकी लायबिलिटीज भी होते हैं, साथ ही साथ इट कैन ऑल्सो एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स. इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी. एक मेंबर कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो राइट एक्वायर कर सकता है अगेंस्ट इट और इनकर लायबिलिटी टू इट. इज दिस क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी के जो भी डेट्स हो गए उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होगा. ठीक है, एंड ओनली इट्स क्रेडिटर्स कैन स्यू इट एंड नॉट इट्स मेंबर्स. समझ में आया? द शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी. शेयर होल्डर का कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी हक नहीं होता है. ये सब कुछ हम लोग ने कहाँ पर पढ़ा है? सेपरेट लीगल एंटिटी में पढ़ा. ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना मॉड्यूल में बहुत सारी चीज़ें मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो कीवर्ड्स है ना वो कीवर्ड्स यहाँ पर लिख दिए हैं.
इज दिस क्लियर एवरीवन? देखो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन मैंने तुम लोग को बता दिया थोड़ा बहुत, ये एप्लीकेबिलिटी इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हम लोग ने डेफिनेशन कर लिया है, डेफिनेशन के बाद हम अभी फीचर्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहला फीचर है तुम्हारा सेपरेट लीगल एंटिटी। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ तक खत्म हो रहा था, मैंने सारे के सारे कीवर्ड्स तुम लोग को बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक केस लॉ है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से। एक केस लॉ है, मैकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी। व्हाट इज द केस लॉ? मैकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ पर मैकोरा जो है ना, ठीक है, ही वॉज द होल्डर ऑफ नियरली ऑल एक्सेप्ट 1 शेयर्स ऑफ द टिम्बर कंपनी। मतलब मेजॉरिटी बोलते हैं ना, 100 में से 99% शेयर्स किसके पास थे? मैकोरा के पास थे, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ओके, वो क्रेडिटर भी था और ओनर भी था। एंड इंश्योर्ड द कंपनीज टिम्बर इन हिज ओन नेम। उसने क्या किया, कंपनी का जो टिम्बर था ना वो खुद के नेम में इंश्योरेंस करवाया। द टिम्बर वॉज लॉस्ट इन फायर एंड एम क्लेम द इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या उसको खुद के नेम में करवाना चाहिए था इंश्योरेंस? नहीं ना। सो हेल्ड द इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉट लायबल टू हिम एज अ शेयर होल्डर, एज अ शेयर होल्डर हैज नो राइट इन any item of the property owned by the company, for he has no legal or equitable interest in them. Are you getting my point? Is this clear? क्योंकि देखो ना, कंपनी अलग होती है, शेयर होल्डर अलग रहता है। अब भले ही तेरे पास मेजॉरिटी % शेयर क्यों ना हो, स्टिल क्या वो तेरी प्रॉपर्टी है? नहीं, तो तूने तेरे नाम पे क्यों इंश्योरेंस करवाया? समझ में आया तुम लोग को? नहीं, ओनर नहीं होता, उसका मेजर स्टेक होता है, ओनर कभी वो नहीं बनता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि वो शेयर होल्डर है ना। अब 1% कंपनी वगैरह सब अलग होती है। देख, हर एक कंपनी में, रिलायंस की भी जितनी भी कंपनीज है उसमें मेजर स्टेक रिलायंस अंबानी जी का ही होगा, बट हम सब भी तो शेयर होल्डर्स है ना। क्या अंबानी जी सारे के सारे डिसीजंस हमारे परमिशन के बिना ले सकते हैं? नहीं ले सकते, वही चीज़ है। ऐसे तो हर कोई कंपनी क्या करेगा, मेजर स्टेक लेगा, खुद के नाम का इंश्योरेंस करवाएगा, फिर आग लगा देगा और इंश्योरेंस कंपनी को लूट डालेगा। तो फिर मतलब ही नहीं हुआ ना। सेपरेट लीगल एंटिटी कब हुआ? क्या तुम अपने नाम का इंश्योरेंस करवा सकते हो जहां पर कंपनी की प्रॉपर्टी है? क्योंकि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है ही नहीं, कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है और तुम्हारी प्रॉपर्टी अलग है। देखो ना, यहां पर क्लियरली क्या बोला है, अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। गेटिंग माई पॉइंट? इसी का मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। पहला फीचर तुम लोग को समझ में आया और ये केस लॉ समझा तुम लोग को? ओके। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। व्हाट डू मीन बाय परपेचुअल सक्सेशन? के मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, कंपनी तो चलती ही रहेगी, ओके। सो चेंज इन मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। मेंबर्स में डाई और चेंज, बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट्स वाउंड अप। मतलब जब तक कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं होता तब तक कंपनी क्या होती है, चलती ही जाती है। शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज हैंड इनडेफिनेटली या इनफाइनाइटली। मतलब क्या होता है, देखो पहले के ज़माने में ना शेयर सर्टिफिकेट होता था। मेरे पास शेयर है, मैंने वो शेयर सोहम को बेच दिया। सोहम क्या करेगा, मेरा नाम कट करके नीचे की लाइन में उसका नाम लिख देगा। सोहम के पास जो शेयर थे उसने सत्यम को बेच दिया। सत्यम क्या करेगा, सोहम का नाम कट करके अपना नाम लिख देगा। तो ये क्या हो रहा है कि शेयर्स तो चेंज होते रहते हैं, मतलब क्या, मेंबर्स बदलते रहते हैं, बट कंपनी चलती ही जाती है। इज दिस क्लियर? लॉ अलोन कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ। मतलब देखो, जैसे अपन ने देखा था पार्टनरशिप में कैसे कैसे तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है। देयर आर मल्टीपल वेज, ठीक है। एक विदाउट द नोटिस ऑफ द कोर्ट होता है, और एक विद द नोटिस ऑफ कोर्ट होता है। बट यहाँ पर तो सिर्फ लॉ मतलब कानून ही क्या कर सकता है, कंपनी को खत्म कर सकता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या कोई इंसान कंपनी को खत्म कर सकता है? नहीं कर सकता। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या? अब देखो यहाँ पर ना अलग अलग कैटेगरी है। सबसे पहले क्या बोला है, कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर्स। शेयर्स मतलब क्या, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग ने अकाउंट्स में सीखा रहेगा। इफ 10 इज द फेस वैल्यू एंड 6 इज पेड अप, ठीक है, तो अनकॉल्ड कितना है, 4। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज कंपनी डूब गई या कुछ भी हुआ तो कंपनी क्या करेगी, शेयर होल्डर्स के पास से मैक्सिमम कितना पैसा मंगा सकती है, 4 रुपया। इसको क्या बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ओके। जहां पर लायबिलिटी जो है दैट इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके।
नेक्स्ट क्या बोला है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब क्या, कि मेंबर्स आर लायबल ओनली टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर हम सब मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, तो हम बोलते हैं कि अगर कंपनी का कोई लॉस हो गया, लायबिलिटी है, तो हम मैक्सिमम 1 लाख रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारी गारंटी कितने की दी हम लोग ने, 1 लाख। अब 1 लाख से ज्यादा क्या कंपनी या उसके क्रेडिटर्स हमसे वसूल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। समझ में आया तुम लोग को। नेक्स्ट क्या है, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी मतलब क्या, कि वहां पर जो भी मेंबर्स है ना उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। मतलब ये तो एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म जैसा ही हो गया फिर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो देखो लायबिलिटी, जो लिमिटेड लायबिलिटी है उसमें 3 कैटेगरी है। सबसे पहला क्या बोला है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब क्या होता है, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स जो है उतनी ही उनकी लायबिलिटी रहेगी, किसकी, शेयर होल्डर्स की। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी मतलब क्या, मेंबर्स आर लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट गारंटीड बाय देम एंड दैट टू ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। मतलब ऐसे नहीं कि कंपनी के पास पैसा है फिर भी वो मेंबर से पैसा मंगवा रहा है, बाकी बिकॉज दे हैव गिवन गारंटी, ऐसा नहीं होता। हाँ, जब कंपनी डूब रही है, मैंने क्या शब्द यूज किया था, जब कंपनी डूब रही है या लिक्विडेट हो रही है, बैंकक्रप्ट हो रही है, वॉट एवर इट इज, तब जाके क्या होएगा, जिन शेयर होल्डर्स ने गारंटी दी है उनके पास से पैसा मंगवाया जाएगा। इज दिस क्लियर। एंड तीसरा है तुम्हारा अनलिमिटेड कंपनी। मतलब क्या, यहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन, पक्का, ओके। चौथा है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब ध्यान से सुनना, कंपनी एक लीगल पर्सन है बट वो आर्टिफिशियल है, मतलब इट इज ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, बराबर। सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस। एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम कंपनी बनाते हैं। आज अपन सीखेंगे कैसे कंपनी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अदर देन नेचुरल बर्थ, उसका नेचुरल बर्थ तो हो ही नहीं सकता है। इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू, एक्सेप्ट जो मैंने बोला था ना, वो जेल नहीं जा सकता है, वो ओथ नहीं ले सकता है, वो शादी नहीं कर सकता है, एंड वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। जैसे अब देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। कंपनी क्या ऐसे बोल सकती है कि मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो जो फर्म्स रहती है, फर्म्स, ठीक है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म्स क्यों बोलते हैं। कभी तुमने देखा है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंपनी हो, वो हमेशा फर्म होती है, फर्म में लोग प्रैक्टिस करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि फर्म में क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, तो पार्टनर्स आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। इज दिस क्लियर। इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सम एजेंसी, जैसे डायरेक्टर्स। अब कंपनी खुद से सारा काम नहीं कर सकती, तो उसके वहां पर क्या रहते हैं, डायरेक्टर्स रहते हैं। ये डायरेक्टर्स क्या करते हैं, दे कैन नॉट कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड एक्ट एज इट्स एजेंसी। मतलब डायरेक्टर का काम होता है कि वो लोग सिर्फ इतना काम करेंगे कि जो भी कंपनी के काम काज है उसको मैनेज करेंगे, क्या वो उसको कंट्रोल करेंगे, नहीं। हर चीजों में परमिशन किसकी ली जाती है, शेयर होल्डर्स की ली जाती है। इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड। एंड लास्ट है तुम्हारा कॉमन सील। कॉमन सील मतलब क्या होता है, कॉमन सील मतलब एक थप्पा होता है, ठीक है, कंपनी का, उसके ऊपर नाम रहेगा और उसको साइन नॉर्मली डायरेक्टर्स करते हैं, बट वो जो कॉमन सील है वो ऑप्शनल होता है। कॉमन सील इज जस्ट लाइक अ सिग्नेचर। एक नॉर्मल ह्यूमन क्या करता है, सिग्नेचर करता है। अब आर्टिफिशियल पर्सन सिग्नेचर नहीं कर सकता ना, तो इसलिए वो क्या लगाता है, थप्पा लगाता है, ठीक है। सो कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। इफ द कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, ऑथराइजेशन कौन करेगा, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स करेगा, या तो एक डायरेक्टर करेगा एंड एक कंपनी सेक्रेटरी करेगा। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन। ये है तुम्हारे फीचर्स ऑफ कंपनी, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन देखा, लिमिटेड लायबिलिटी देखा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन देखा, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, डायरेक्टर्स एजेंट्स नहीं है कंपनी के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ मैनेजर, दे आर लाइक मैनेजर्स, उनका काम सिर्फ मैनेज करना है, एजेंसी नहीं है। डायरेक्टर्स ने क्या कंपनी की एजेंसी नहीं ले रखी है। इज दिस क्लियर। वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ मैनेज करते हैं कंपनी के बिजनेस को, वो लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल कौन कर सकता है, शेयर होल्डर्स कर सकता है। इज दिस क्लियर एवरीवन, ओके। चलो तो देखो यहां तक हमारा फर्स्ट पार्ट होता है खत्म, जिसमें अपन ने क्या देखा, कंपनी क्या है, उसके फीचर्स क्या है। टोटल 5 फीचर्स है। हाउ मेनी फीचर्स, 5 फीचर्स। सबसे पहला फीचर कौन सा है, सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद यहाँ पर अपन ने केस लॉ देखा, ठीक है। फिर परपेचुअल सक्सेशन, फिर अपन ने देखा लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड कॉमन सी। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं ना, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट।
उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट व्हील भी बोलते हैं बहुत कुछ लोग, बट मैं वेल बोलता हूँ। कॉर्पोरेट वेल मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। अब कंपनी जो होती है ना, कंपनी वो उसके मेंबर्स से अलग अलग होती है, ठीक है। मतलब आज जैसे मेरे पास रिलायंस के 10 करोड़ के शेयर्स है, तो आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस। बट इसका मतलब ये होता है कि मैं ऑफिस में जाके बैठूंगा, रिलायंस के ऑफिस में, मैं उसको बोलूँगा मुखिया भाई चल मेरे लिए एक टेबल खाली कर। आई कैन नॉट डू, राइट। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि वो लोग उधर बैठे बैठे क्या खिचड़ी पका रहे हैं? सपोज ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो लोग उधर कुछ झोल कर रहे हो। कितनी सारी कंपनीज ऐसा करती है, लोगों के पैसों के साथ झोल करती है और फिर एकदम से बैंकरप्ट हो जाती है, लिक्विडेट कर जाती है, खुद को इंसॉल्वेंट बोल देती है। अब उसमें पैसा तो हमारा जा रहा है ना। तो कॉर्पोरेट वेल क्या है कि यहाँ पर कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में जो एक पर्दा है ना, पर्दा, ठीक है, वो कब कब ये लोग पर्दा उठाएंगे, ठीक है। पहली बात तो कॉर्पोरेट वेल इज अ शील्ड, कॉर्पोरेट वेल इज अ शील्ड। इसके बाद अपन पढ़ने वाले कि कब कब वो पर्दा उठाया जाएगा, मतलब कब कब एक्सट्रीम ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। तो पहले हम समझते कि कॉर्पोरेट वेल क्या है। तो कॉर्पोरेट वेल मतलब क्या होता है, दैट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम लायबिलिटी कनेक्टेड टू कंपनीज एक्शंस। बराबर। मुझे एक बात बताओ, कंपनी की लायबिलिटी के लिए या कंपनी के एक्शंस के लिए क्या मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल है? क्या नहीं है ना, क्योंकि मैनेज कौन कर रहा है? मैनेजर्स कर रहे हैं। तो कंपनी की लायबिलिटी अलग होती है, मेंबर्स की लायबिलिटी अलग होती है, ठीक है। इफ द कंपनी इनकर्स एनी डेट और कॉन्ट्रावीन्स एनी लॉज, मतलब अगर कंपनी ने कोई भी डेट इनकर किया या कोई भी कानून तोड़ा, तो कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट यहां पर इंप्लाई बोलता है दैट मेंबर्स शुड नॉट बी लायबल फॉर दोज एरर्स। सी, कॉर्पोरेट वेल एक रक्षा कवच है, ठीक है, ये एक पर्दा है, ऐसे समझो। कॉर्पोरेट वेल क्या है? एक पर्दा है। मतलब इसमें कंपनी अपना खुद का बिजनेस जाने, मेंबर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। इज दिस क्लियर? अच्छा, कंपनी ने कोई चीज गलत की तो उसके लिए क्या मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल हो गए? नहीं हो गए। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट वेल। सो इसलिए द शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। समझ में आया? यहां पर एक केस लॉ है। एक कॉर्पोरेट वेल मतलब एक पर्दा है या एक कवच है, ठीक है, कि कंपनी के किसी भी कांड के लिए मेंबर्स आर नॉट लायबल। आर यू गाइज गेटिंग दिस? समझा कॉर्पोरेट वेल क्या है? इट इज लाइक अ शील्ड जो मेंबर्स की रक्षा कर रहा है फ्रॉम द लायबिलिटीज और कांड और एनीथिंग डन बाय द कंपनी। मतलब आर शेयर होल्डर्स और मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी? नो, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब यहां पर एक बढ़िया सा केस है, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी। ध्यान से सुनना, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी। मतलब यहां पर क्या हो रहा था, सैलमन करके एक बंदा था, उसने ही कंपनी बनाई जिसका कंपनी का नाम क्या रख दिया? सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। जहां पर 7 सब्सक्राइबर्स थे, उसमें से एक वो खुद था, उसकी बीवी 2, उसके 4 बेटे 6 एंड एक डॉटर, 7 लोग थे टोटल, ठीक है। द कंपनी टुक ओवर द पर्सनल बिजनेस एसेट्स ऑफ सैलमन फॉर 38,872 pounds. And in return, Salmon took 20,000 shares of ₹1 each and debentures worth ₹10,000 pounds. ठीक है, with the charge on company's assets and balance in cash. मतलब क्या, उसने वो जो डिबेंचर्स लिए, डिबेंचर मतलब लोन, उसके सामने उसने क्या कर दिया, कंपनी के जो असेट थे उसको चार्ज मतलब गिरवी रख दिया, प्लेज किया। His wife, daughter and 4 sons took up 1 share each. ठीक है, £1 share each. Subsequently, the company went into liquidation due to general trade depression. बराबर, मतलब रिसेशन डिप्रेशन आ गया, इसकी वजह से कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। अब मुझे एक बात बताओ, सैलमन वही बंदा, उसके घर वालों ने मिलकर एक कंपनी बनाया, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इसके कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने थे? £7,000, ठीक है। दे कंटेंडेड दैट सैलमन कुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। अब देखो, सैलमन ने क्या किया था, उसको लोन दिया था, कंपनी को डिबेंचर्स लिए थे ना, कंपनी के डिबेंचर्स लिए थे। अब देखो, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड अलग है और सैलमन अलग बंदा है, ठीक है, क्योंकि अपन ने देख लिया ना सेपरेट लीगल एंटिटी में। तो उसने क्या किया था, 10,000 के डिबेंचर्स के सामने उसने क्या किया था, कंपनी के फिक्स्ड असेट्स को चार्ज कर दिया था। चार्ज मतलब क्या, गिरवी रखा था। मतलब जब भी कंपनी वाइंड अप होगी और वो असेट्स को बेचा जाएगा तो सबसे पहले सैलमन का पैसा चुकाया जाएगा। अब ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे तो बाहर वाले थे, दूसरे लोग थे, £7,000 वाले,
उन्होंने ऐसे बोला कि सैलमन कुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए सिक्योर्ड क्रेडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर, क्योंकि वो कौन था, वो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वन कंपनी था, ठीक है, एंड विच वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सैलमन एंड द क्लोक ऑफ द कंपनी वॉज मियर अ शैम एंड फ्रॉड। मतलब क्या कि जो पर्दा था ना कॉर्पोरेट वेल, वो तो एक क्या था, फेक था, फ्रॉड था, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो था। मैं वापस से तुम लोग को पूरा सिनेरियो समझाता हूँ, ठीक है। एक सैलमन करके बंदा था, उसकी वाइफ, उसके 4 बेटे और उसकी बेटी ने मिलकर एक कंपनी बनाई, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब सैलमन ने क्या किया था, कंपनी से 20,000 शेयर्स लिए थे और 10,000 के डिवेंचर्स भी उसको कंपनी ने दिया था। मतलब क्या, कंपनी को 10,000 पाउंड की लोन मिली थी, किससे मिली थी, सैलमन से। अब वो जो लोन है वो उसने क्या किया था, चार्ज किया था अगेंस्ट द असेट्स ऑफ द कंपनी। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मतलब दूसरे भी कुछ क्रेडिटर्स थे जिनका वैल्यू कितना था, 7,000 पाउंड था। अब मुझे एक बात बताओ, जब कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है ना, वो बोलते हैं कि ये जो कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट है ये फेक है, क्योंकि सैलमन और सैलमन एंड कंपनी दोनों एक ही हुए। तो मुझे बताओ क्या ये सही है या गलत है, गलत है ना। सो देखो डिसीजन क्या है, द कंपनी इज एट लॉ अ डिफरेंट पर्सन। सैलमन एंड कंपनी एक अलग बंदा है, ओके, इट्स अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड मिस्टर सैलमन इज अ डिफरेंट पर्सन। सो कंपनी इज एट लॉ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। मतलब सैलमन, उसकी वाइफ, उसके 4 बेटे और उसकी एक बेटी, वो लोग जिन लोग ने सब्सक्राइबर्स थे वो अलग लोग हैं और सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड एक अलग एंटिटी है। एंड दो आएगा इधर, and though it may be that after incorporation the business is precisely the same as it was before। मतलब देखो, जब उन लोग ने कंपनी नहीं बनाई थी तभी भी वो लोग सेम बिजनेस कर रहे थे, अब कंपनी बनाने के बाद भी वो लोग क्या कर रहे हैं, सेम बिजनेस कर रहे हैं। and the same person are managers and the same hands receive the profits। the company is not in law the agent of subscribers or trustees for them, nor are the subscribers as members liable in any shape or form except to the extent and in manner provided by the act। is this clear everyone? ultimately क्या बता रहा है कि कंपनी अलग है एंड सैलमन अलग है। समझ में आया तुम लोग को पक्का? ये देखो यहां पर है तुम्हारा कॉर्पोरेट विल। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये देखो यहां पर दिया है पूरा, इसका जजमेंट दिया है, ओके, अंडरस्टूड। सैलमन वाला कंपनी केस वाला समझ में आया तुम लोग को? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने देखा भाई कॉर्पोरेट वेल क्या होता है। कॉर्पोरेट वेल एक रक्षा कवच है। कॉर्पोरेट वेल क्या है, एक रक्षा कवच है, ठीक है। एंड वो क्या करता है, कंपनी को उसके मेंबर से अलग कर देता है। इज दिस क्लियर? ये केस लॉ तुम लोग को समझ में आया पक्का? ओके। अब ये कॉर्पोरेट वेल कब कब लिफ्ट करना पड़ेगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो सैलमन वाला जो केस था वो जेन्युइन था, कभी कभी लोग जानबूझ के भी फ्रॉड कर सकते हैं, बराबर कि नहीं। सो यहाँ पर कुछ केसेस दिए हैं जहां पर ये लोग क्या करेंगे, कंपनी disregards the principle of corporate wealth, and that too when questions of control are involved rather than merely a question of ownership। ठीक है, मतलब अब इन लोग को क्या करना पड़ेगा, वो कवच हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि लोग झोल कर रहे हैं कंपनी के लोग, बट उसकी वजह से सफर कौन कर रहा है, ओनर सफर कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देखो सबसे पहला क्या बोला है, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड। अब देखो सबसे पहला यहाँ पर क्या बोला है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अपने कॉर्पोरेट वेल पढ़ लिया, अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। मतलब क्या हो रहा है, एक केस लॉ है, ध्यान से सुनना। डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर। ये क्या बताता है, इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी इन जेपर्डी। जेपर्डी मतलब क्या, पब्लिक का इंटरेस्ट खतरे में है। जेपर्डाइज समझ में आता है, जेपर्डाइज मतलब एट रिस्क। द कोर्ट में नॉट बी विलिंग टू क्रैक द कॉर्पोरेट शेल। मतलब सुनो ध्यान से, कॉर्पोरेट वेल क्या था, रक्षा कवच था। अब जो पब्लिक जिन्होंने पैसा लगाया कंपनी में, उनका पैसा अगर रिस्क पे है तब जाके कोर्ट क्या करेगा, ये जो पर्दा है पर्दे को हटा देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब क्या हो रहा है
कि कंपनी के जो मैनेजर्स है, डायरेक्टर्स वगैरह, वो कुछ झोल कर रहे हैं। क्योंकि देखो ओनर्स क्या करते हैं, ओनर्स कुछ कंपनी के कामकाज में दखल अंदाजी नहीं करते, ठीक है। बट अगर कोर्ट को लगता है कि जो ओनर्स है, बराबर, ओनर्स के साथ धोखा हो रहा है, मतलब कंपनी के जो मैनेजर्स है वो कुछ झोल कर रहे हैं ओनर्स को, ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स, जैसे मैं शेयर होल्डर हूँ रिलायंस का और मेरे साथ धोखा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, वो जो कॉर्पोरेट वेल है उसको हटा देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कब कब वो हटाएगा, तो सबसे पहले क्या बोला है, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड। ओके, सो इन लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडिंग विथ एनिमी वेयर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड। अब देखो ये केस लॉ में क्या बोला है, इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी इन जेपर्डी द कोर्ट में नॉट बी विलिंग टू क्रैक द कॉर्पोरेट शेल। जब तक पब्लिक इंटरेस्ट खतरे में नहीं है तब तक कोर्ट वो कॉर्पोरेट वेल पर्दे को रहने ही देगा। बट इट में रेंड द वेल, मतलब क्या, वो पर्दे को हटा देगा या काट डालेगा, फॉर असर्टेनिंग वेदर अ कंपनी इज एन एनिमी कंपनी। It is true that unlike a natural person, a company does not have a mind or conscience. बराबर, कंपनी का खुद का तो दिमाग होता नहीं है, therefore it cannot be a friend or a foe. It may however be characterized as an enemy company if its affairs are under the control of people of an enemy country. बराबर, मतलब जो उसको मैनेज कर रहा है वो अगर एनिमी कंट्री है, बराबर, तो वो क्या बन जाएगा, एनिमी कंपनी बन जाएगा। For this purpose, court may examine the character of the person who are really at the helm of affairs of the company. In short, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जो लोग कंपनी को मैनेज कर रहे हैं अगर वो हमारे एनिमी है तो कोर्ट क्या करेगा, ये जो कॉर्पोरेट वाले पर्दे को हटा देगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो पहला केस कौन सा है, हमें क्या डिटरमाइन करना है, कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। सी, वापस से बोल रहा हूँ, कॉर्पोरेट वाले एक रक्षा कवच है जो किसकी रक्षा करेगा, मेंबर्स की रक्षा करेगा फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बट कब कब कोर्ट ये पर्दे को हटा देगा, तो सबसे पहले जब उसको डिटरमाइन करना है कि कंपनी है कौन, क्या वो दोस्त है या दुश्मन है। आर यू गेटिंग इट? और वो कब ये पर्दा हटाएगा, जब पब्लिक इंटरेस्ट रिस्क पे है, मतलब लोगों का नुकसान हो रहा है, तब जाके वो पर्दा हटाएगा। पहला केस तुम लोग को समझा। दूसरा क्या बोलता है, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्स, मतलब ध्यान से सुनना, अगर कभी ऐसा लग रहा है कि जो कंपनी के मैनेजर्स है वो लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, इस पर्दे को हटा देगा। सी देखो, इन सर्टन मैटर्स कंसर्निंग द लॉ ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज एंड स्टैम्प्स, पर्टिकुलरली वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज एन इशू। अब देखो सबसे पहला जो मैंने तुम लोग को क्या बोला, इवेड और सरकमवेंट टैक्स, मतलब जहां पर एक कंपनी क्या कर रही है, टैक्स की चोरी कर रही है, तब क्या करेगा कोर्ट, क्या करेगा, उस पर्दे को हटा देगा, कॉर्पोरेट वेल को हटा देगा। ठीक है। दूसरा एक केस लॉ है इन दिनशॉ मानेक जी पेटिट, यहां पर हुआ था, इट वॉज हेल्ड दैट द कंपनी वॉज नॉट अ जेन्यून कंपनी बट मियरली द असेसी हिमसेल्फ डिस्गाइज्ड अंडर द लीगल एंटिटी ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। कंपनी जेन्यून कंपनी नहीं था। द असेसी अर्न ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट। असेसी ने बहुत, असेसी मतलब एक बंदा, ठीक है, जिसको टैक्स भरना चाहिए। सो ही ओपन सम कंपनी। अब देखो उसको टैक्स की चोरी करनी थी, इसलिए उसने क्या किया पता है, कंपनी खोल दी। मतलब उसको बहुत जगह से इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा था, डिविडेंड का पैसा मिल रहा था, वो पैसे पे उसको टैक्स नहीं भरना था, इसलिए उसने क्या कर दिया, एक कंपनी खोल दी और उसने क्या कर दिया, परचेज कर दिया उसी कंपनी के शेयर्स इन द एक्सचेंज ऑफ हिज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। मतलब क्या किया, उसको पैसों की चोरी करनी थी, टैक्स नहीं भरना था, इसलिए उसने क्या कर दिया, कंपनी खोल दी और उसने कंपनी में वो पैसा लगा दिया और रिटर्न में क्या ले लिया, शेयर्स ले लिया। सो दिस इनकम वॉज ट्रांसफर्ड बैक टू दी एसएससी बाय वे ऑफ लोन। अब सुनो ध्यान से, झोल क्या हो रहा है देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे हर साल ना 3-4 लाख का डिविडेंड मिल जाता है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे मेरे जो डिविडेंड इकट्ठा होता है वो मैं क्या करता हूँ, अपनी एक नई कंपनी खोल देता हूँ। अब जो मैंने कंपनी खोली, सपोज दर्शन लिमिटेड खोल दिया मैंने कंपनी, तो दर्शन प्राइवेट लिमिटेड खोल सकते हैं, तो उसके अंदर मैंने वो पैसा डाला, रिटर्न में मुझे क्या मिला, कंपनी के शेयर्स मिल गए, बराबर। अब मेरा पैसा किधर है, कंपनी के पास है, वो पैसा मैं वापस ले रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ लोन। मतलब कंपनी मुझे क्या दे रही है, अब लोन दे रही है, मतलब अल्टीमेटली जो पैसा गया था वही पैसा वापस आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो द कोर्ट डिसाइडेड दैट प्राइवेट कंपनीज वर अ शैम and corporate wealth was lifted to decide the real owner of the
इनकम। अब मैंने जो प्राइवेट कंपनी खोली थी, मैं पब्लिक कंपनी नहीं खोल सकता, मैं कौन सी कंपनी खोल सकता हूँ? प्राइवेट कंपनी। ये तो एक धोखा था, श्याम मतलब क्या, एक धोखा, ठीक है, फेक था वो। अब जब उन लोग ने वो कॉर्पोरेट वेल हटाया तब पता चला कि ओनर भी मैं ही हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए जो भी पैसा आ रहा है कंपनी से, आ रहा है जा रहा है, वो मेरा ही पैसा है, वो मेरी इनकम है, बट मैं वो टैक्स बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक फेक कंपनी खोल रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंक्वायरी होती है ना, हर एक चीज की इंक्वायरी होती है। तुमको क्या लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले क्या सोते रहते क्या? दे मॉनिटर पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है, हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छा, अब तक अपन ने दो केसेस देखे कहाँ कहाँ कॉर्पोरेट वेल्थ को उठाया जाएगा। सबसे पहला जहां पर उनको कंपनी का कैरेक्टर डिटरमाइन करना है। दूसरा, अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है रेवेन्यू को या टैक्स की चोरी कर रहा है, तब जाके ये लोग क्या करेंगे, कोर्ट डिसाइड करेगा कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ करो। अपन क्या पढ़ रहे हैं? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। तीसरा पॉइंट है टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन। अब ध्यान से सुनना, मतलब वेर इट वॉज फाउंड दैट द सोल पर्पस for formation of the company was to use it as a device to reduce the amount to be paid by way of bonus to workmen. The Supreme Court held the piercing of veil to look at the real transaction. मतलब देखो कोई लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए अगर तुमने क्या कर दिया है, कंपनी खोल दी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उधर भी बोला कि अगर कोई बंदा एक कंपनी खोलता है जिसका अल्टीमेट पर्पस होता है कि कोई भी ऑब्लिगेशन मतलब क्या, हाँ, कोई भी ऐसा लीगल ड्यूटी फुलफिल करने का, अगर उसको रोकने के लिए या उसको लीगल ऑब्लिगेशन से भागने के लिए अगर वो कोई कंपनी खोल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पर्दा उठा देंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब देखो, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस लॉ है, ध्यान से सुनना। वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। ध्यान से सुनना, ये केस कौन कर रहा है? वर्कमैन कर रहे हैं ऑन द इंडस्ट्री, ठीक है। सो द फैक्ट्स ऑफ द केस आर, ए लिमिटेड परचेज शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड बाय इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ 4,50,000. द डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स वॉज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी ईयर आफ्टर ईयर. It was taken into account for the purpose of calculating the bonus payable to workmen of the company. बराबर, बोनस तो पे करना चाहिए ना। Sometime in 1968, the company transferred the shares of B Limited to C Limited, a subsidiary wholly owned by it. Wholly owned subsidiary मतलब क्या? उसमें पूरा शेयर 100% शेयर किसका है? B Limited का है। Thus, the dividend income did not find place in the profit and loss account of A Limited. With the result that the surplus available for the purpose of payment of bonus to workmen got reduced. अब उन लोग ने जानबूझ के क्या किया, एक नई कंपनी बनाई और वहां पर उन लोग ने वो पैसा डाल दिया, तो ये जो वर्कमैन का जो बोनस था वो कम हो गया। अब जैसे उनका बोनस कम हो गया तो वर्कमैन लोगों ने क्या कर दिया, केस कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये कंपनी क्यों बनाई गई थी? वो जो ऑब्लिगेशन था, वर्कमैन को जो बोनस देना चाहिए था, वो बोनस को अवॉइड करने के लिए बनाई गई थी। आर यू गेटिंग इट और नो? So here a company created as subsidiary and transferred to it its investment holdings in a bid to reduce the liability to pay bonus to its workers. Thus, Supreme Court brushed aside the separate existence of the subsidiary company. उसने क्या बोला, अब ये subsidiary company अलग नहीं है, ये B Limited ही है, और वैसे भी wholly owned subsidiary था ना। wholly owned subsidiary मतलब क्या, B Limited और C Limited एक ही हो गया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अब तुमको कंपलसरी वर्कमैन को बोनस देना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने सी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी इसीलिए खोली है ताकि तुम उस ऑब्लिगेशन से बच जाओ। द न्यू कंपनी सो फॉर्म्ड हैड नो असेट ऑफ इट्स ओन एक्सेप्ट दोज ट्रांसफर टू इट बाय द प्रिंसिपल कंपनी। सी लिमिटेड का ना खुद का कोई असेट था, कोई कुछ भी नहीं था, कोई लायबिलिटी कुछ भी नहीं था, ना उनका कोई बिजनेस इनकम था, एक्सेप्ट उसको क्या मिलता था, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स ट्रांसफर टू इट बाय द प्रिंसिपल कंपनी। अरे ये तो गलत किया ना, जो हक वो वर्कमैन का था वो उन लोग ने क्या कर दिया, क्योंकि देखो पहले किसको प्रेफरेंस मिलता है, शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड इसीलिए बनाया ताकि वो जो प्रॉफिट है वो वर्कमैन के बले किधर चला जाए, डिविडेंड में चला जाए, ठीक है, डिविडेंड ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ सी लिमिटेड। बट सी लिमिटेड और बी लिमिटेड तो एक ही था। पब्लिक तेरे को समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर? चलो, अब इसके वजह से क्या हो गया, इनका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया तो लोग बोनस भी नहीं देते। क्लियर? मैं एक बार ये केस लॉ वापस से समझाता हूं, सुन लो ध्यान से। एक कंपनी थी ए लिमिटेड,
उसने क्या कर दिया था, बी लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए थे, ठीक है, या उसने बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया था। अब बी लिमिटेड ने क्या किया, सी लिमिटेड करके एक नई कंपनी बना दी जो उसकी 100% सब्सिडरी है। होली ऑन सब्सिडरी मतलब क्या, 100% सब्सिडरी। अब ये जो इसने कंपनी बनाई ना, ये इस रीजन से बने। अब देखो, जब इसने कंपनी बनाई तो इसके पास शेयर्स आ गए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इन लोग को डिविडेंड देना पड़ेगा, बराबर, क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। अब सोचो, वो अपने एक जेब से पैसा निकाल के दूसरे जेब में ही डाल रहा है ना, बट इसकी वजह से नुकसान किसका हो रहा है, वर्कमैन का हो रहा है। मतलब वर्कमैन का जो बोनस था वो कम हो गया, क्यों, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया। गेटिंग माय पॉइंट और नो, ठीक है। तो ये जो नई कंपनी सी लिमिटेड बनाई, उसका अल्टीमेट मकसद क्या था, वर्कर का बोनस कम करना। तो ये तो गलत है ना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, कॉर्पोरेट वेल को हटा दिया। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? ओके, लास्ट के दो केसेस है। एक क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट। मतलब अब यहां पर हम क्या बना रहे, सब्सिडरी कंपनी बना रहे। सब्सिडरी मतलब क्या, सी, एक होता है होल्डिंग कंपनी, उसका असिस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी कंपनी। ऐसे तुम याद रख सकते हो। अ कंपनी में समटाइम्स बी रिगार्डेड एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ इट्स मेंबर्स और ऑफ अनदर कंपनी। यहां पर हम लोग क्या करें, सब्सिडरी बना रहे ताकि वो हमारा काम करेगा एज एन एजेंट, and may therefore be deemed to have lost its individuality in favor of its principal। तो अब मुझे एक बात बताना, प्रिंसिपल इज ऑलवेज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट, ये अपन ने देखा था, यस और नो गाइस। तो जो भी सब्सिडरी कंपनी में बनाऊंगा उसके काम के लिए हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, द होल्डिंग कंपनी। अब देखो, प्रिंसिपल एजेंट को ना यहां पर अपन क्या बोलेंगे, सुनना ध्यान से, प्रिंसिपल होता है होल्डिंग कंपनी, क्या होता है, होल्डिंग कंपनी, और एजेंट कौन होता है, सब्सिडरी कंपनी। इज दिस क्लियर? प्रिंसिपल मतलब क्या, होल्डिंग कंपनी, और एजेंट मतलब क्या, सब्सिडरी कंपनी। ये तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, फास्ट नहीं लग रहा है ना, पक्का क्लियर? ओके, सो देखो यहां पर अपन क्या देख रहे हैं, केस लॉ देखते हैं। मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। यहां पर क्या हुआ था, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को लाइसेंस चाहिए था फॉर इट्स व्हीकल, बट कुड नॉट डू सो इफ अप्लाइड इन इट्स ओन नेम। अगर वो खुद के नाम में अगर लाइसेंस लेता तो उसको ना मिलता। तो उसने क्या किया, उसने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई और उसने लाइसेंस के लिए क्या किया, वो सब्सिडरी कंपनी के नाम का लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दिया। द व्हीकल्स वर टू बी ट्रांसफर टू द सब्सिडरी कंपनी। अब वो अल्टीमेटली क्या करने वाला था पता है, सब्सिडरी कंपनी के पास से लाइसेंस मिल जाता उसको, और वो सारे के सारे व्हीकल्स किसको ट्रांसफर कर देता, उसी सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर करता। हेल्ड द पेरेंट एंड सब्सिडरी वर वन कमर्शियल यूनिट एंड द एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंसेस वाज रिजेक्टेड। क्योंकि तुमने झोल किया ना, अब ऐसे टाइम पे भी क्या होएगा, कोर्ट क्या करेगा, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करेगा। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? व्हाट आर वी स्टडिंग, वी आर स्टडिंग लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। नेक्स्ट क्या बोलता है, लास्ट केस है, कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड। अगर किसी फ्रॉड के लिए तुम लोग ने बनाया है, या इम्प्रॉपर कंडक्ट, या तो डिफीट द लॉ, लॉ के प्रोविजंस को क्या करने के लिए, डिफीट मतलब खत्म करने के लिए, तो यहां पर भी क्या होगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ होगा। वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड फॉर सम इलीगल, ड्रग्स बेचने के लिए या कोई इम्प्रॉपर पर्पस, जैसे देखो ना, टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, क्रेडिटर्स को उल्लू बनाने के लिए, मतलब क्रेडिटर्स के पैसे खा जाने के लिए, या तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए, किसी भी पर्पस, अगर वो कोई फ्रॉड है, कोई इम्प्रॉपर कंडक्ट है, या तो लॉ को फिनिश करने के लिए, डिफीट द पर्पस ऑफ लॉ। पर्पस ऑफ लॉ मतलब क्या, कानून किस लिए बनाया था वही तुमने हटा दिया। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब ऐसे टाइम पे अगर तुम कोई कंपनी बना रहे हो तो यहाँ पर वो जो कॉर्पोरेट वेल है उसको क्या कर लिया जाएगा, लिफ्ट कर लिया जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? अब तक अपन ने क्या क्या देखा, हम लोग ने सिर्फ दो ही चीज देखी है। सबसे पहले अपन ने देखा दैट व्हाट इज कंपनी, ओके, कंपनी क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। टोटल कितने फीचर्स थे, 5 फीचर्स थे। सबसे पहला फीचर कौन सा था, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी अलग, उसके मेंबर्स अलग। दूसरा अपन ने देखा था परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स आएंगे जाएंगे, कंपनी तो चलती ही रहेगी। तीसरा देखा था लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में 3 केस होते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। इज दिस क्लियर? फिर अपन ने देखा था आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, दैट कंपनी का एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है इन द आईज ऑफ लॉ, बट क्या वो जेल जाएगा, उसकी शादी होगी, उसका डिवोर्स होगा, नहीं, ये सब चीजें नहीं होगी। फिर अपन ने देखा कंपनी कैन हैव अ कॉमन सील, अगर उसको चाहिए तो। उसके बाद मैंने तुम लोग को कॉर्पोरेट वेल समझाया। कॉर्पोरेट वेल मतलब क्या, एक रक्षा कवच होता है कंपनी का,
बराबर। जो कंपनी के मेंबर्स या शेयर होल्डर्स की रक्षा करता है कंपनी के कांड से, मतलब अगर कंपनी ने कोई भी गलती की तो उसके लिए क्या उसके मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल है? नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अपन ने सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी केस लॉ देख लिया। ठीक है, अब कब कब कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाएगा? देखो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जाता है 5 केसेस में, इधर मस्त चार्ट दिया है। सबसे पहला क्या बोला है? अगर हम ट्रेड कर रहे हैं विथ एन एनिमी, मतलब यहां पर हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि हमारी कंपनी का कैरेक्टर कैसा है, क्या वो हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है। अगर वो दुश्मन है तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, फिर जहां पर हम लोग एक ऐसा कंपनी बनाते हैं, फ्रॉडुलेंट कंपनी बनाते हैं जिससे हम टैक्स की चोरी करना चाहते हैं। सो व्हाट इज द सोल पर्पस ऑफ मेकिंग दैट कंपनी? टैक्स की चोरी। फिर वेयर कंपनीज फॉर्म अदर कंपनीज एज सब्सिडरी कंपनीज टू एक्ट एज एजेंट, मतलब मैंने कंपनी बनाई है जो मेरा सब्सिडरी कंपनी है और वो बस मेरा एजेंट का काम कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अपन को पता है ऑलरेडी दैट एजेंट के किसी भी कांड के लिए हु इज अल्टीमेटली लायबल? प्रिंसिपल। एंड टू अवॉइड एनी लीगल ऑब्लिगेशन। एंड लास्ट क्या है तुम्हारा? जहां पर भी कंपनी बनाई है फ्रॉड के लिए, इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए, या तो लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करने के लिए। सो ये 5 केसेस है जहां पर तुम क्या करोगे? कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करोगे। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? पक्का? ओके, चलो एक काम करो, पहले यहां तक लिख लो। और शुड आई सेंड दिस पीडीएफ? क्या करना है? बट आई गिव यू टाइम, यू रीड। ठीक है, लिखो मत बट एटलीस्ट रीड कर लो, मॉड्यूल से रीड कर लो। मैं तुम लोग को 10 मिनट का टाइम देता हूँ, 5-10 मिनट। ठीक है, तुम लोग ने अभी तक कुछ लिखा नहीं है ना? हाँ, तो मैं तुमको बोलूंगा उतरे पेजेस छोड़ के, फिर आगे का आई विल हैव टू मेक यू गाइस राइट डाउन। अभी साथ साथ लिखना है कि बाद में लिखोगे? क्या करना है? ये स्टार्टिंग का सिंपल पार्ट है, बाकी सब मैं लिखूंगा। फिर बल भी शायद आना पड़ेगा। पुराने सिलेबस नहीं प्रैक्टिस से मत पढ़, वो शॉर्ट करके होएगा क्या पता है? एग्जाम में भी तेरे मार्क्स शॉर्ट हो जाएंगे। ये जो जितना मैंने लिखा है ना, मैंने काफी शॉर्ट ही किया है, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ से स्क्रीन से पढ़ो ना, स्क्रीन से पढ़ो सब। प्रिंट के फॉर्म में चाहिए, प्रिंट के फॉर्म में। तो फिर फाइल से सब कुछ लिखो ना। हाँ, मैं क्या करूँगा, पूरे चैप्टर के नोट्स को कुछ मैंने अभी इसमें से शॉर्ट ये करके बनाया है, बाकी का बना के अभी आज एक समझ लो और मॉड्यूल में ऐड करो। चल बच्चे,
Should I change this? कुछ नहीं समझा तो पूछो मुझे. You guys are okay now up to time. I will put this in a downloadable form and just take a print out. बट ऐसे मत बोलना कि आपके पकड़ा दिया. लिखना है तो लिख के आराम से. क्या बोलते हो? लिखना है समझी चलेगा. प्रिंट आउट. बट एटलीस्ट ना तुम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स तो पहले लिख देना. ये नहीं लिख रहे समझा क्या? फाइनल समझ में आए सारे के सारे फीचर्स? तो डेफिनेशन एंड फीचर्स इज क्लियर. ओके, ये रीड करो. कॉर्पोरेट वेल्थ. Corporate wealth is an important concept. But separate legal entity में फर्क क्या है? नहीं है फर्क. Corporate wealth भी वही बताता है ना. Lifting of corporate wealth. हाँ वो. Separate legal entity और corporate wealth दोनों सेम ही चीज बताता है. इसीलिए बताते हैं corporate wealth is a shield. ठीक है? दोनों का मतलब सेम है. इसलिए तो देखना सैलमन एंड कंपनी के केस में वही बोला है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी. ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है सेपरेट लीगल एंटिटी करने के लिए कॉर्पोरेट वेल्थ. ये केस लॉ पढ़ो. सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड.
पीछे भी बहुत अच्छी समरी दी है. You understood what is corporate wealth? Can I change this? नेक्स्ट, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ. इसके 5 केसेस है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो.
रहे हो ना तुम लोग? शक्ल से पढ़ना, थोड़ा पढ़। हो गया?
चलो यहाँ तक तुम लोग को समझ में आया। यहाँ पर ना हम लोग ने इस कंपनी लॉ के ना फर्स्ट पार्ट को खत्म किया। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने क्या समझा कि कंपनी का डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स, एक कॉर्पोरेट वेल एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट, दैट इज क्लासेस ऑफ कंपनी अंडर द एक्ट। सो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग टाइप की कंपनीज है। ठीक है, अब उन लोग ने ना क्लासेस को कुछ बेसिस के ऊपर या कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से डिवाइड किया है। सबसे पहले वो लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारे हाथ में मॉड्यूल रखना, जो जो मैं हाईलाइट करूँ वो हाईलाइट करते जाना। ठीक है, डोंट वरी, यू विल गेट द PDF ऑफ दिस एंड आई विल मेक श्योर दैट इट इज प्रिंटेबल फॉर्म। ठीक है, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली टेक द प्रिंट आउट ऑफ दैट थिंग। ओके, अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले इन लोग ने क्या बोला है यहाँ पर, व्हाट दे हैव सेड इज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अपन को पता है, अपन ने जब फीचर्स पढ़े थे, बराबर, जब हम लोग ने फीचर्स पढ़े तभी हम लोग ने ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी हम लोग ने देखा था कितनी टाइप की कंपनीज होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, 3 टाइप्स, यस और नो गाइस। सबसे पहला लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी एंड तीसरा क्या होता है, अनलिमिटेड, यस और नो। ये 3 हम लोग ने देखा था। सबसे पहला क्या बोला है, लिमिटेड बाय शेयर्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिमिटेड बाय शेयर्स? लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब कि शेयर होल्डर्स का जितना भी अनपेड अमाउंट होगा ना, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, उतनी ही उनकी लायबिलिटी होती है। इज दिस क्लियर? तो इधर साइड में एवरीवन हैज मॉड्यूल, यू हैव मॉड्यूल, इधर साइड में लिखो व्हेन लायबिलिटी, अच्छा रुको लिखो मत, इधर ही है, हाईलाइट करो। व्हेन लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी is limited by its memorandum of association to the amount unpaid on the shares held by them, it is known as company limited by shares। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक शेयर है जो 100 रुपए का है, जिसमें से 60 पेड अप है, 60 क्या है, पेड अप है, 40 क्या है, अनकॉल्ड है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, अनपेड अमाउंट। इसको क्या बोलते हैं, अनपेड अमाउंट। इज दिस क्लियर? सो इसी को क्या बोलते हैं अपन, अनपेड अमाउंट, एंड दिस इज द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स। इज दिस क्लियर? तो जब भी कंपनी के डेट्स फुलफिल करने या पेमेंट करना है, डेट्स का पेमेंट करना है, तो कंपनी क्या करेगी, शेयर होल्डर के पास से मैक्सिमम कितना पैसा मंगवा सकती है, 40 रुपया पर शेयर। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? क्या उससे ज्यादा वो पैसा मंगा सकती है? नहीं मंगा सकती। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या बोला है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब क्या होता है, हाईलाइट करना, द कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक बाय द मेमोरेंडम टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट्स ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। वाउंड अप के बाजू में लिखो लिक्विडेशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, जब जब क्या होएगा, कंपनी का लिक्विडेशन होएगा, तो कहना इससे कि लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी क्या करेगी, जिन जिन शेयर होल्डर्स ने क्या दी है, गारंटी दी है कि हम लोग सपोज 1 लाख रुपया देंगे, सपोज देयर वर 10 शेयर होल्डर्स हु सेड वी विल पे अप टू 1 लाख रुपीज, तो वो लोग कंपनी क्या करेगी, वाइंड अप के टाइम पे वो शेयर होल्डर्स से कितना पैसा मंगाएगी, अप टू 1 लाख, उससे ज्यादा नहीं। Is this clear everyone? Understood? So members cannot be called upon to contribute beyond that stipulated sum। क्या 1 लाख से ज्यादा मांग सकती है? नहीं मांग सकती। ये भी लाइन हाईलाइट करो, members cannot be called upon to contribute beyond the stipulated sum। Is this clear everybody? Yes. Understood? Okay. अब देखो, what is the common feature between company limited by guarantee and company limited by capital? What is the common? एक तो है कि लीगल पर्सनैलिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी, ये क्या है, उनके कॉमन फीचर्स है। ये क्या है, उनके कॉमन फीचर्स। इज दिस क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं बोलता हूँ कि एक जो कंपनी है, ठीक है,
लिमिटेड बाय गारंटी हो या लिमिटेड बाय शेयर्स हो, तो उन दोनों में कॉमन फीचर्स क्या हो जाता है कि लीगल पर्सनैलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी। अब देखो, जब मैंने बोला था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो 40 जो अनपेड था उससे ज़्यादा तो नहीं मंगा सकते ना। एंड सिमिलरली गारंटी अगर 1 लाख दिया है तो उससे ज़्यादा कोई 1 भी रुपया मंगा सकते क्या? नहीं मंगा सकते, ठीक है। सो तुम लोग यहाँ पर ऊपर जगह है ना, यहाँ पर लिखो कॉमन फीचर, लिख दो सिर्फ कॉमन फीचर। क्या लिखोगे? लीगल पर्सनैलिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, बट फर्क क्या है? इधर लिखो डिस्टिंक्शन। मतलब अब देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, सुनना ध्यान से। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में फर्क क्या है? वो फर्क नहीं, ऐसा नहीं होता। अब देखो, जब गारंटी का केस आता है, जब गारंटी का केस आता है, एक सेकेंड पहले तुम लोग ये लिखो, कॉमन फीचर लिखो। तो देखो ध्यान से, हम लोग ने क्या देखा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में व्हाट इज द कॉमन फीचर? एक है लीगल पर्सनालिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी। तो दोनों में फर्क क्या है? जैसे जब गारंटी वाली कंपनी होती है तो गारंटी के केस में हम क्या करते हैं कि वाइंड अप के टाइम पे हम पैसे मंगाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो भी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है उस केस में ड्यूरिंग वाइंड अप वी कॉल द मनी। तो लिखो यहाँ पर गारंटी के बाजू में लिखो discharge their liability only after commencement of wind up। ठीक है, मतलब क्या होता है, जिन शेयर होल्डर्स ने गारंटी दी है उनके पास से हम कभी भी पैसा मंगा सकते क्या? Can we ask money at any point in time? No, we cannot. We can ask money only and only when at the time of liquidation. Is this clear? But वही अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो शेयर्स में क्या होता है? शेयर्स करके डैश करके लिखो at any time। ठीक है, Is this clear? यहां पर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में कोई भी ऐसा टाइमिंग नहीं है, तुमको जब चाहे तब तुम पैसा मंगा सकते हो। ठीक है, ये दोनों चीजें तुम लोग ने लिख दी, कॉमन फीचर और डिस्टिंक्शन लिखा। याद रखना कॉमन फीचर क्या है? लीगल पर्सनैलिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी। ये दो तो सेम ही रहेगा। सी, अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग 2 टाइप की कंपनीज अब तक पढ़े हैं। सबसे पहला कौन सा है तुम्हारा? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? लीगल पर्सनैलिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी। दोनों में फर्क क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में तुम कभी भी पैसा मंगा सकते हो, बट अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे ही पैसा मंगा सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक केस लॉ है, ये केस लॉ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इन नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बताई दैट द राइट ऑफ अ गारंटी कंपनी टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर बाय मेंबर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द कंपनी इज ऑन अ डिफरेंट फुटिंग देन दैट ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, क्योंकि देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है कि जो भी नया शेयर होल्डर रहेगा वो क्या करेगा? वो अनपेड अमाउंट देगा ना। बट गारंटी कैसी होती है? स्पेसिफिक होती है, पर्सन स्पेसिफिक होती है। जरूरी थोड़ी है कि जिसको शेयर बेचा वो ही माइट नॉट बी रेडी टू फुलफिल दैट गारंटी। आर यू गेटिंग इट और नो? So the membership of a guarantee company may carry privileges much different from those of the ordinary shareholders. Is this clear everyone? आज देखो फॉर एग्जाम्पल मैं एक
शेयर होल्डर हूँ जिसने कंपनी को गारंटी दी है, बराबर। तो जब मैं कंपनी को गारंटी दे रहा हूँ तो मुझे कुछ कंपनी भी एडिशनल बेनिफिट देगा ना, शायद मुझे ज़्यादा डिविडेंड दे सकता है, या सबसे पहले मेरा कैपिटल रिटर्न कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वही जिस शेयर होल्डर ने कोई भी गारंटी नहीं दी उनको क्या उतनी प्रिविलेजेस मिलेगी? नहीं। अब सपोज मैं अगर मेरे शेयर्स बेचने को ट्राई करता हूँ तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो जो नया शेयर होल्डर होगा वो भी रेडी हो जाएगा गारंटी देने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नो? इज दिस क्लियर? वेरी गुड। तीसरा कंपनी है जिसको बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। ये अनलिमिटेड कंपनी मतलब क्या होता है कि जहां पर लायबिलिटी में कोई भी लिमिट नहीं होती, ठीक है, इधर हाईलाइट करो, नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है। अब इसका मतलब अगर तुमको इस अनलिमिटेड लायबिलिटी से छुटकारा पाना हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? कंपनी का मेंबर जो अभी हो तुमको कंपनी छोड़नी पड़ेगी। देखो कॉमन सेंस है, अनलिमिटेड लायबिलिटी में जितने भी मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब क्या, अगर कंपनी ने कोई बहुत बड़ी लोन ये ले ली है और उसका वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो कंपनी की पहले तो प्रॉपर्टी बेची जाएगी। अगर कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी पैसा नहीं चुका पाए तो अब क्या होगा? मेंबर्स की प्रॉपर्टी में भी आ जाएगा सवाल, ठीक है। मतलब क्या, उनकी लायबिलिटी कंप्लीटली अनलिमिट हो गई, उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इन सच अ कंपनी लायबिलिटी ऑफ मेंबर सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर। मतलब तेरी लायबिलिटी खत्म कब होगी? जब तू कंपनी को ही छोड़ के चला गया। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? अंडरस्टूड? ओके। यहां पर ये पैराग्राफ को एक बार रीड कर लो। द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड्स टू द होल अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट्स एंड लायबिलिटी, जो मैंने तुम लोग को अभी समझाया उसको रीड करो। समझा ना? मतलब कंपनी की लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो गए? कंपनी तो होगी, साथ ही साथ उसके मेंबर्स भी हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी। इज दिस क्लियर एवरीवन? देखो यहाँ पर उन लोग ने सब चीज़ें लिखी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का चार्ट भी बनाया है। नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लायबिलिटी सीजेस ओनली व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर, लायबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाउंड अप। यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी कब आती है? जब कंपनी का वाइंड अप होता है। मतलब मेंबर कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कहने से ये जो बात बोली है वो थोड़ा बहुत सिमिलर है विद कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। देखो बट फर्क क्या है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि उतना ही अमाउंट जितना उसने गारंटी दिया है, मतलब अमाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड, whereas यहाँ पर अमाउंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। And liability of each member extends to the amount of company's debts and liabilities. However, he can claim contribution from other members also. क्या एक अकेला मेंबर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं, जितने भी मेंबर्स है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो गए। कैसे हो गए? इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो गए। समझ में आया? सो हम क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट आर वी स्टडिंग? वी आर स्टडिंग क्लासेस ऑफ कंपनीज। व्हाट आर वी स्टडिंग? क्लासेस ऑफ कंपनीज। पहला क्लास अपन ने खत्म किया, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। उसमें तीन थे, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। अब जो नेक्स्ट पढ़ रहे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। एक कितने मेंबर है? सबसे पहला बोला है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी मतलब क्या कि वो एक सिंगल पर्सन बनाएगा। कौन बनाएगा? एक सिंगल पर्सन बनाएगा। तो देखो इसका डेफिनेशन, हाँ नहीं सोल प्रोप्राइटर जैसा नहीं होता, हाँ मतलब काइंड ऑफ ऐसा ही होता है, बट यहाँ पर उसको ना एक नॉमिनी भी रखना पड़ता है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर में नॉमिनी रखने की जरूरत नहीं है। सो अब देखो सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस 1 पर्सन कंपनी एज अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। वो मेंबर को एक नॉमिनी रखना पड़ता है, वो बात अलग होती है, ठीक है। सो 1 पर्सन कंपनी ये इंट्रोड्यूस इसलिए करवाया था ताकि लोगों को एनकरेज कर सके एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस। मतलब क्या कि ओपीसी, सुनो ओपीसी मतलब क्या? 1 पर्सन कंपनी। इसको आपसे क्या बोलेंगे? ओपीसी। ओपीसी सोल प्रोप्राइटरशिप से कैसे अलग है?
तो देखो यहाँ पर लिखा है कि ओपीसी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है एंड यहाँ पर उसकी लायबिलिटी भी कैसी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये दो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है बिटवीन एन ओपीसी एंड अ सोल प्रोप्राइटरशिप। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? कैसे अलग है ओपीसी से सोल प्रोप्राइटर से? दो चीजों से। पहली बात तो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब ओपीसी अलग और उसका मेंबर अलग। एंड दूसरा क्या बोला है यहाँ पर, लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? ओके, अब चलो ध्यान से देखना, यहाँ पर इसके कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स दिए हैं। अब ये जो ओपीसी है ना, ये हमेशा क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है। ओपीसी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड। वो कभी भी पब्लिक लिमिटेड नहीं बन सकती, क्योंकि एक ही पर्सन है ना। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 लोग चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए। पब्लिक लिमिटेड में मैक्सिमम कोई है ही नहीं, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में मैक्सिमम 200 लोग होते हैं। यस, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स दिए अबाउट 1% कंपनी। अगर तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन 1% कंपनी एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये सब तुम लिखोगे यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है, ओनली 1% एज अ मेंबर। यहाँ पर एक ही बंदा होगा जो मेंबर रहेगा। मिनिमम पेड अप कैपिटल का कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, अच्छा, द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन हु विल बिकम द नॉमिनी। मतलब देखो, एक तरह से क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ओपीसी है, ठीक है, जिसका मैं मेंबर हूं। अगर मैं मर गया तो मेरे बाद कौन आएगा, तो उसका भी नाम लिखना पड़ता है। उसी बंदे को क्या बोलते हैं, नॉमिनी बोलते हैं। इधर लिखो साइड में, नॉमिनी। ठीक है, अब ये जो नॉमिनी है ना, नॉमिनी वो क्या देगा, अपना कंसेंट देगा, जबरदस्ती नहीं। नॉमिनी क्या देगा, अपना रिटर्न कंसेंट देगा एक फॉर्म के अंदर। और ये फॉर्म हम किधर सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे। किसको, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? अब देखो, इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि नॉमिनी जबरदस्ती नहीं, अपनी खुद की मर्जी से वो क्या करेगा, इस ओपीसी का नॉमिनी बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सोम, व्हाट आर यू डूइंग? अच्छा, बुक किधर है? अच्छा, बुक नहीं लाया। ओके ओके। सो नॉमिनी क्या है, अपनी मर्जी से वो क्या बनेगा, ओपीसी का नॉमिनी बनेगा। मतलब जब ओपीसी का मेंबर है, जो एक इकलौता मेंबर है, वो मर जाएगा तो उसकी बदले कंपनी का मेंबर कौन बन जाएगा, वो नॉमिनी बन जाएगा। अब इसके लिए वो कंसेंट देगा और ये कंसेंट क्या करेगा, मेंबर सबमिट करेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कहने से नॉमिनी के पास एक अथॉरिटी रहती है कि वो अपना कंसेंट को विड्रॉ भी तो कर सकता है ना। सी, फ्री कंसेंट है, वो चाहेगा तो नॉमिनी बन सकता है। अब उसको अगर लग रहा है कि नहीं मुझे नॉमिनी नहीं रहना है, तो अपना वो कंसेंट विड्रॉ भी कर सकता है। ठीक है, सो मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ ओपीसी मे एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच पर्सन। और देखो, जो मेंबर है ना ओपीसी का, वो नॉमिनी कभी भी बदल सकता है उसकी मर्जी के हिसाब से। ठीक है, बट उसको क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी बातें आरओसी को बतानी पड़ेगी। इज दिस क्लियर? सी, अपन क्या पढ़ रहे हैं, एकदम क्रक्स में बताओ तुम लोग को। सबसे पहले देखो, ओपीसी में कौन होता है, ओनली 1%। मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी बोलता है कि एक नॉमिनी रखना पड़ता है, बराबर। वो नॉमिनी, जो भी नॉमिनी बनेगा, वो अपना फ्री कंसेंट देगा और एक फॉर्म में उसका सारा डिटेल्स वगैरह भरने का, और वो फॉर्म किसको सबमिट करने का, रजिस्ट्रार को। वो नॉमिनी चाहे तो अपना कंसेंट विड्रॉ भी कर सकता है। इज दिस क्लियर? अच्छा, मेंबर चाहे तो कभी भी नॉमिनी को बदल भी सकता है, बट हर एक चीज क्या करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को बतानी पड़ेगी। इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छा, अब जब भी तुमने नॉमिनी को बदला, उसका मतलब ये नहीं है कि तुमने मेमोरेंडम को चेंज कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेमोरेंडम को चेंज नहीं किया है। मेमोरेंडम कब चेंज होता है, जब तुम बिजनेस को चेंज कर देते हो। ठीक है, ओनली अ नेचुरल पर्सन। अब नॉमिनी कौन बन सकता है, एक नेचुरल पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है, मतलब उसने एटलीस्ट इंडिया में कितने दिन रहा है, वो 120 डेज रहा है, वो ही बन सकता है। और वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए, मतलब पिछले साल वो इंडिया में मिनिमम कितने दिन रहना चाहिए, 120 डेज। वही कौन बन सकता है, नॉमिनी बन सकता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, साथ ही साथ वो ऐसा बंदा जो इंडिया में पिछले साल 120 दिन मिनिमम रहा है, जो इंडिया का सिटीजन है, जो नेचुरल पर्सन है, वो ही ओपीसी बना भी सकता है। मतलब देखो, ओपीसी बनाने वाला पर्सन भी हमें चाहिए जो पिछले साल मिनिमम 120 दिन रहा हो, इंडियन सिटीजन हो।
ठीक है, एक नेचुरल पर्सन हो और साथ ही साथ नॉमिनी भी वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। इज दिस क्लियर? ओके। No person shall be eligible to incorporate more than one OPC or become nominee in more than one such company. इसका मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक OPC बनाया, ठीक है, दर्शन OPC। अब मैं एक ही OPC बना सकता हूं, साथ ही साथ मैं एक OPC में क्या रह सकता हूं? नॉमिनी रह सकता हूं। इज दिस क्लियर? मतलब इट इज ऑलवेज 1+1। जैसे मेरा OPC है, उसमें सोहम नॉमिनी है, सोहम के OPC में मैं नॉमिनी हूं, तो बात खत्म। इज दिस क्लियर? या तो फिर मैंने एक OPC बनाया तो मैं एक ही OPC बना पाऊंगा और मैंने नॉमिनी में कायनात को रख दिया। अब कायनात किसी और जगह पर नॉमिनी बन सकती है? नहीं बन सकती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? क्या बोला है? नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन OPC और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी। इज दिस क्लियर? अच्छा, क्या माइनर बन सकता है मेंबर या नॉमिनी ऑफ OPC? नहीं बन सकता, ठीक है। और ही कैनॉट इवन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट, नॉट अलाउड। अच्छा, क्या ये जो कंपनी है, क्या वो कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? सेक्शन 8 मतलब NPO, सेक्शन 8 मतलब क्या? NPO या NGO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या वो कभी भी कन्वर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। बट क्या ये OPC प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? यस, हो सकती है। तो इधर लिखो, साइड में लिखो, सेक्शन 8, चौकड़ी मार दो, प्राइवेट पब्लिक टिक कर दो। इज दिस क्लियर? अच्छा, ये कंपनी कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकती, मतलब ना ही इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज कर सकती है। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? ओके, तो देखो यहाँ पर सारे के सारे चीजें बताइए, हम लोग को फीचर्स बताए हैं। OPC इज अ 1 member कंपनी, इट इज अ प्राइवेट कंपनी इन नेचर, एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स आर सिंप्लीफाइड थ्रू एक्सेम्पशंस। मतलब क्या, एक नॉर्मल कंपनी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसीजर लगता है, OPC बनाने के लिए इतनी सारी मंगजमारी की ज़रूरत नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है एंड इसकी लायबिलिटी भी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? OPC समझ में आया? आई गिव यू टाइम, क्विकली इसको गो थ्रू करो, फटाफट OPC को गो थ्रू करो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। एक बार मैं रिकॉल करवा दूँ तुम लोग को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या बताया? OPC कौन बनाता है? एक सिंगल पर्सन बनाता है। ऐसी कंपनी, OPC इज सच ए कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड विच हैज ओनली 1 person एज अ मेंबर। ये क्यों बनाया था? ताकि लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप जगा सके, ठीक है, एक्साइटमेंट जगा सके। OPC एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका लायबिलिटी भी लिमिटेड है, इसलिए OPC अलग है फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटरशिप। इज दिस क्लियर? अच्छा, इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बट प्राइवेट लिमिटेड होने के साथ साथ क्या यहाँ पर कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? नहीं, OPC में कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? अब इसके देखो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है कि एक ही पर्सन होना चाहिए, एक ही मेंबर होना चाहिए OPC में, तब जाके वो 1 person कंपनी माना जाएगा ना। इसका कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं है। फिर साथ ही साथ OPC को एक नॉमिनी रखना पड़ेगा ताकि जब वो मेंबर बन जाए, ठीक है, सॉरी मेंबर मर जाए तो उसके बिहाफ पे कोई एक पर्सन उसका मेंबर बन जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, OPC में एक नॉमिनी रहेगा। दूसरा, नॉमिनी अपना फ्री कंसेंट देगा, रिटर्न कंसेंट देगा, एक फॉर्म में देगा और वही फॉर्म मेंबर क्या करेगा? रजिस्ट्रार में सबमिट करेगा। अच्छा, नॉमिनी चाहे तो अपना कंसेंट विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है। फिर मुझे एक बात बताना, मेंबर ऑफ OPC मतलब जो भी इकलौता मेंबर है वो कभी भी चाहे तो अपना नॉमिनी बदल सकता है, बट उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, नॉमिनी बदलने की वजह से क्या मेमोरेंडम में चेंजेस होते हैं? नहीं होते हैं। ओनली अ नेचुरल पर्सन। अब देखो, OPC कौन बना सकता है और नॉमिनी कौन बन सकता है? एक ही नेचुरल पर्सन, ठीक है, जो सिटीजन था इंडिया का। मतलब सिटीजन कैसे होता है? वो पिछले साल 120 दिन मिनिमम यहाँ पर रुका है, इसलिए वो क्या OPC बना भी सकता है और वो मेंबर भी बन सकता है, सॉरी नॉमिनी बन सकता है, ठीक है। अच्छा, एक बंदा, एक इंडिविजुअल एक ही OPC बना सकता है और एक ही OPC में नॉमिनी रह सकता है, ठीक है। माइनर OPC का मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकता है। OPC कोई भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बना सकती, बट हाँ OPC कैन बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। एंड लास्ट, OPC कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का समझ में है?
आई स्टिल गिव यू 2 minutes, क्विकली गो थ्रू जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की उसको हाईलाइट कर लो फटाफट. ब्रेक चाहिए अभी? यू वांट ब्रेक राइट नाउ और वी फिनिश लिटिल बिट? ठीक है, पढ़ा ये ओपीसी समझ में आया तुम लोग को? सी सिंपल सिंपल पॉइंट्स है. ओके, नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी. ठीक है, प्राइवेट कंपनी मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर डेफिनेशन दिया है, मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स. ए मतलब अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर हूं तो क्या मैं मेरे शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूं? नहीं कर सकता. एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200. ठीक है, मतलब प्राइवेट कंपनी में क्या होते हैं? मिनिमम 2 होते हैं, इधर ऐसे लिखो मिनिमम 2, मैक्सिमम 200. इज दिस क्लियर एवरीवन? अब देखो ध्यान से, इधर क्या बोला है? प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर्स इन द कंपनी जॉइंटली, जॉइंट ओनर्स है, दे शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज वन सिंगल मेंबर. ठीक है, मतलब अगर तुम जॉइंटली होल्ड कर रहे हो शेयर्स तो उसको एक ही मेंबर माना जाएगा, उसको 2 अलग अलग मेंबर माने नहीं जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल पता है जॉइंट बैंक अकाउंट होता है, तो वैसे ही जॉइंट ओनर्स भी तो हो सकते हैं ना. अपन ने देखा है जॉइंट ओनर्स, तो उसमें उसको एक ही मेंबर माना जाएगा क्योंकि इसमें लिमिट है ना, मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 200 होने चाहिए. समझ में आ रहा है तुम लोग को? प्रोवाइडेड दैट, आगे क्या बोला है? पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, क्या इनको अपन मेंबर मानेंगे? नहीं मानेंगे. एंड पर्सन हु हैव बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी व्हाइल इन द एम्प्लॉयमेंट and have continued to be the members after the employment ceased shall not be included in the number of members. देखो ये जो 200 है ना, इसमें किन लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा? एक तो एम्प्लॉयज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा. ठीक है, मतलब प्रेजेंट एम्प्लॉयज, और एक एम्प्लॉयज जो पास्ट वाले हैं. इन शॉर्ट बताओ ना, एम्प्लॉयज को इंक्लूड ही नहीं करते मेंबर्स में. वरना सोचो, ऐसे तो बहुत सारे एम्प्लॉयज के पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, तो बाहर से लोग आ ही नहीं पाएंगे प्राइवेट कंपनी में,
क्योंकि इसके पास लिमिटेशन है ना, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, ऐसे लिखो वहां पर। प्रेजेंट एम्प्लॉयज, पास्ट एम्प्लॉयज दोनों इंक्लूड नहीं होंगे वाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स। इज दिस क्लियर? और यहां पर एक और पॉइंट करके लिखना, जॉइंट ओनर्स 1 member, joint owners will be treated as 1 member. Is this crystal clear? तुमको पता है पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन कैसा है? पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सो हम समझते हैं ना तुला? मुझे एक बात बताना, प्राइवेट कंपनी कभी भी लोगों के पास से पैसा मंगवा सकती है, आईपीओ इशू कर सकती है? नहीं कर सकती। सो प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। समझ में आया क्या? अब देखो ये जो ऊपर सारे पॉइंट्स है वो यहाँ पर इन लोगों ने वापस से हमको लिख के दिए हैं, सिग्निफिकेंट पॉइंट। सबसे पहले क्या बोला है, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या यहाँ पर कोई भी पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है? नहीं होती है। मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए? 2। अच्छा, ओपीसी में 1 ही चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 200, बट एक्सक्लूड किया है प्रेजेंट एम्प्लॉय वेरेस अर्स्टवाइल एम्प्लॉय। अर्स्टवाइल एम्प्लॉय मतलब पास्ट एम्प्लॉयज, ठीक है। अर्स्टवाइल मतलब क्या? पास्ट एम्प्लॉयज। फिर क्या बोला है, राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स इज रिस्ट्रिक्टेड, पब्लिक प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइबर्स टू सिक्योरिटीज एंड स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी। तुम बस इतने भी पॉइंट्स याद रखोगे ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? नहीं तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ओपीसी का मकसद ही वो है, 1 पर्सन कंपनी, नाम में ही लिखा है ना। ओपीसी का नेचर प्राइवेट कंपनी जैसा है। इज दिस क्लियर? ओपीसी का नेचर प्राइवेट कंपनी जैसा है, ओपीसी इज नॉट एग्जैक्टली अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी मतलब क्या? छोटी सी कंपनी होगी जिसका टर्नओवर भी कम रहेगा और उसका पेड अप शेयर कैपिटल भी कम रहेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अपन ने ऑलरेडी स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा है, मतलब स्मॉल कंपनी नहीं पढ़ा है अपन ने, स्मॉल एलएलपी पढ़ा है। वैसे अभी यहाँ पर अपन पढ़ रहे स्मॉल कंपनी। देखो यहाँ पर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स में देखो क्लियरली बताया, स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कितना नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 4 करोड़। 4 करोड़ से ज्यादा अगर हुआ तो वो स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी। एंड साथ ही साथ क्या बोला है, टर्न ओवर नॉट मोर देन 40 करोड़। इज दिस क्लियर? स्मॉल कंपनी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ प्राइवेट कंपनी। दूसरा क्या बोला है, उसका पेड अप कैपिटल इज नॉट मोर देन 4 करोड़ एंड टर्न ओवर नॉट मोर देन 40 करोड़। साथ ही साथ इट शुड नॉट बी अ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या? एनपीओ। सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या? एनपीओ। ना ही उसका कोई भी होल्डिंग होना चाहिए, ना ही कोई सब्सिडरी कंपनी होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? क्लियर हो गया तुम लोग को? अब देखो ये जो क्लॉज है ना, ये क्लॉज कब एप्लीकेबल नहीं होगा? अगर स्मॉल कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, मतलब ये जो क्लॉज, मतलब ये जो क्राइटेरिया 4 करोड़ और 40 करोड़ वाला है, ये किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है? होल्डिंग एंड सब्सिडरी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 एंड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय अ स्पेशल एक्ट। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? सी अपन ने क्या पढ़ा, स्मॉल कंपनी में ये 2 कंडीशन होती है, ठीक है। बट ये कंडीशन कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती? तो सबसे पहले इन लोग ने बोला है होल्डिंग एंड सब्सिडरी पे एप्लीकेबल नहीं होता है, सेक्शन 8 के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, और अगर कोई स्पेशल एक्ट के थ्रू अगर कोई भी कंपनी बनाए या बॉडी कॉर्पोरेट है, जैसे सेबी वगैरह है, तो सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट ना, यस और नो? तो वो अंडर अ स्पेशल एक्ट बनाया है। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? अंडरस्टूड? पक्का? नेक्स्ट इज अ पब्लिक कंपनी। वेरी इंटरेस्टिंग। पब्लिक कंपनी मतलब देखो डेफिनेशन देखो कितना इंटरेस्टिंग है। मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो पब्लिक कंपनी होने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो तू प्राइवेट कंपनी नहीं होना चाहिए, दूसरा तेरा मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। समझ में आया? बट आगे प्रोवाइजो दिया। प्रोवाइजो मतलब क्या है?
A company which is a subsidiary of a company, not being a private company, shall be deemed to be a public company for the purpose of this act. वापस से देखो, provided that a company which is a subsidiary of a company, मतलब पब्लिक कंपनी की कोई भी अगर सब्सिडरी होगी वो भी क्या मान लिया जाएगा, पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या बोला है, पब्लिक कंपनी की कोई भी सब्सिडरी होगी उसको भी क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा. अंडरस्टूड गाइस? इधर लिखा हुआ है, लिखो मत ओए, सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी. तुम उधर वो जो हिंदी में लिखने जा रहे थे ना वो मत लिखो. अच्छा वो नहीं लिख रहे थे, ठीक है. अब देखो इधर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स वापस से दे दिए. पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. फिर शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. मुझे एक बात बताओ, ये पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा लेता है इसीलिए तो उसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं ना. मतलब दे इनवाइट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द पब्लिक. मतलब वो लोग आईपीओ एफपीओ वगैरह रिलीज करते हैं. आईपीओ मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर. एफपीओ मतलब क्या होता है, फर्दर पब्लिक ऑफर. इज दिस क्लियर? अच्छा, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट. फिर ये नहीं, इधर हाँ पेड अप कैपिटल ना, पेड अप नो नहीं आएगा, इधर कट कर दो. मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है. ऊपर देखो ना लिखा है एज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड. नो को कट कर देना. मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, 7, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है. क्लियर एवरीवन? एक बार तीनों कंपनीज को रिवाइज करो. प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड पब्लिक. देखो इधर देखो, प्राइवेट कंपनी में ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं. 3 मेजर रिस्ट्रिक्शन है. इधर मुझे देखो, सबसे पहले वो लोग शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते. दूसरा, वो लोग पब्लिक के पास से पैसा नहीं ले सकते. और तीसरा इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन क्या था पता है, उसमें रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स है. मैक्सिमम कितने होते हैं, 200 मेंबर्स होते हैं. बट 200 मेंबर्स में कौन से लोगों को हम मेंबर इंडिविजुअली कंसिडर नहीं करेंगे. अगर जॉइंट ओनर्स है तो उनको एक माना जाएगा. पास्ट एम्प्लॉयज और प्रेजेंट एम्प्लॉयज को मेंबर्स में काउंट नहीं करना है. इज दिस क्लियर एवरीवन? फिर स्मॉल कंपनी मतलब क्या, जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है, ठीक है, वो अप टू होना चाहिए 4 करोड़ और टर्नओवर होना चाहिए अप टू 40 करोड़. इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? अब देखो यहां पर एक मिनट, एरर है. 4 करोड़ इधर ऐसा क्यों लिखा है, रुक जाओ. हाँ यही बराबर है. इधर जो लिखा है ना 50 lakhs वो गलत है, इसको कट करो. तुम्हारे इसमें 50 lakhs लिखा है, इसको कट करो और इधर लिखो 4 करोड़. एंड टर्न ओवर को कट करके 2 करोड़ के बदले इधर क्या लिखो, 40 करोड़. ठीक है. पीछे उन लोग ने सही दिया है, समरी में दिया है, यहां पर उन लोग ने चेंज नहीं किया मॉड्यूल में. ठीक है, कर लिया तुम लोग ने चेंज, तो तुम पीछे से ही पढ़ना, ये सही है. अच्छा इधर चाहिए ना, नॉट मोर देन 4 करोड़ और मैक्सिमम इधर लिखो 10 करोड़ लिख दो और यहां पर 100 करोड़ लिख दो. 4 और 10 एंड 40 और 100. ठीक है. क्या गलत लिखा है, वो तेरा पुराना मॉड्यूल है ना, इसलिए चेंज कर दे दोनों जगह. इधर ही पीछे ही चेंज करो. मतलब देखो मिनिमम कितना होना चाहिए, मतलब मिनिमम में मैक्सिमम 4 करोड़ और सच हायर अमाउंट विच शैल नॉट एक्सीड 10 करोड़. अपन ने ऐसे ही पढ़ा था ना स्मॉल एलएलपी केस में. एंड टर्न ओवर शैल बी अप टू 40 करोड़ और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़. इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? मॉड्यूल में गलती है. इधर देखो लिखा भी है, अमेंडमेंट लिखा है यहाँ पर. इन लोग ने यहाँ पर अमेंडमेंट लिखा बट उधर करना भूल गए.
देखो 4 करोड़ एंड 40 करोड़। ये कब अमेंडमेंट आया है? 15 सितंबर 22। चलो हो गया। पब्लिक कंपनी तुम लोगों को समझ में आ गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग या ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 10-15 मिनट्स, देन विल कंटिन्यू। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल से।